तो इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं ठोसों के चुंबकीय गुणधर्म यानी कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। ठीक है, ये हमारा सबसे लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, सॉलिड स्टेट का, यानी कि ये 39वां वीडियो है और सबसे लास्ट टॉपिक ये हमारा है। ये भी क्वेश्चंस कभी कभी 5 नंबर में पूछ सकते हैं, तो हम लोग इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। और अभी तक जितना भी वीडियो बना है सबको आप देखकर आप उसका कंप्लीट नोट्स बना लीजिए और फिर से रिवीजन करना स्टार्ट कर दीजिए। ये हमारा अंतिम क्लास होगा सॉलिड स्टेट का। तो सबसे पहले देखते हैं कि ठोसों में चुंबकीय गुण उत्पन्न कैसे होता है। तो सबसे पहले लिखिए कि ठोस पदार्थों में जो होता है, ठोस पदार्थों में चुंबकीय गुण इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण उत्पन्न होते हैं। ठोस पदार्थों के चुंबकीय गुण, ठोस पदार्थों में जो चुंबकीय गुण उत्पन्न होते हैं, यानी कि ठोस पदार्थों के चुंबकीय गुण कैसे उत्पन्न होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की गति के कारण, इलेक्ट्रॉन की गति के कारण उत्पन्न होते हैं। इलेक्ट्रॉन की गति के कारण उत्पन्न होते हैं। इलेक्ट्रॉन की गति के कारण उत्पन्न होते हैं। इलेक्ट्रॉन के गति के कारण उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो निश्चित रूप से इसमें इलेक्ट्रॉन की गति जो होगी वह दो प्रकार की होती है। इलेक्ट्रॉन की गति, एक तो इलेक्ट्रॉन की गति होती है आपको कक्षीय गति, एक इलेक्ट्रॉन की गति होती है कक्षीय गति और एक इलेक्ट्रॉन की गति होती है चक्रण गति। ठीक है, चक्रण गति। कक्षीय गति में जो होता है कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है और चक्रण गति में जो होता है चक्रण चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। चक्रीय चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। ठीक है, इस तरह से मतलब कि ठोसों में जो चुंबकीय गुण पाए जाते हैं वो कैसे क्यों पाए जाते हैं, लेकिन ठोसों में चुंबकीय गुण जो होता है इलेक्ट्रॉन की गति के कारण मुख्यतः रूप से पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन की गति दो प्रकार से होती है, एक कक्षीय गति और एक चक्रण गति। कक्षीय गति को ही कक्षीय चुंबकीय, कक्षीय गति जो होता है कक्षीय के कारण कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण पैदा होता है और चक्रण गति के कारण चक्रण चुंबकीय आघूर्ण प्राप्त होता है। ठीक है, तो चुंबकीय गुणों के आधार पर लिखेंगे 5 प्रकार के पदार्थ होते हैं, यानी कि अणुचुंबकीय ठोस, लौह चुंबकीय ठोस, प्रति चुंबकीय ठोस, प्रति लौह चुंबकीय ठोस और फेरी चुंबकीय ठोस। सबको लिखेंगे, लिखते हैं चुंबकीय गुणों के आधार पर। ये सभी इंपॉर्टेंट है काफी और अंतिम टॉपिक है यह, चुंबकीय गुणों के आधार पर। चुंबकीय गुणों के आधार पर पदार्थ 5 प्रकार के होते हैं। पदार्थ 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कोई भी पूछ सकता है या किसी में डिफरेंस पूछ सकता है। 5 पदार्थ के होते हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है वह है आपका अणुचुंबकीय ठोस। अणुचुंबकीय ठोस, अणुचुंबकीय ठोस जिसे हम लोग बोलते हैं पैरामैग्नेटिक सॉलिड। पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक सॉलिड्स। ठीक है, दूसरा नंबर पे है आपका अणुचुंबकीय के बाद में है लौह चुंबकीय ठोस। लौह चुंबकीय ठोस, लौह चुंबकीय ठोस जिसे हम लोग बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक सॉलिड। फेरोमैग्नेटिक सॉलिड्स। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आपका देखिएगा नेक्स्ट तीसरा नंबर पे आपका है अणुचुंबकीय लौह चुंबकीय के बाद में प्रति चुंबकीय ठोस। ठोस होता है, क्या है, प्रति चुंबकीय ठोस। प्रति चुंबकीय ठोस जिसे हम लोग बोलते हैं डायमैग्नेटिक सॉलिड। डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक सॉलिड्स होता है। ठीक है, उसके बाद में 4 नंबर में जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं प्रति लौह चुंबकीय ठोस। प्रति लौह चुंबकीय ठोस, प्रति लौह चुंबकीय, प्रति लौह चुंबकीय ठोस, प्रति लौह चुंबकीय ठोस। ठीक है, प्रति लौह चुंबकीय ठोस को हम लोग बोलते हैं एंटी
फेरोमैग्नेटिक सॉलिड, एंटी फेरोमैग्नेटिक सॉलिड्स। ठीक है। उसके बाद में पांचवा नंबर में जो होता है फेरी चुंबकीय पदार्थ, फेरी चुंबकीय पदार्थ, फेरी चुंबकीय पदार्थ, फेरी चुंबकीय पदार्थ के अंतर्गत हो जाएगा फेरी मैग्नेटिक सॉलिड, फेरी मैग्नेटिक, फेरी मैग्नेटिक सॉलिड्स। इतना कंप्लीट हो गया। अब हम लोग वन बाय वन सबका अध्ययन करते चले जाएंगे। सबसे पहला आप लोग लिखेंगे, लिखिए अणुचुंबकीय ठोस। हमारा अगला पॉइंट रहेगा, सबसे पहला पॉइंट क्या रहेगा? अणुचुंबकीय ठोस, अणुचुंबकीय ठोस। चारों पांचों को हम लोग पढ़ लेना है। अब अणुचुंबकीय ठोस को ही हम लोग क्या बोलते हैं? पैरामैग्नेटिक सॉलिड, पैरामैग्नेटिक सॉलिड। इसके प्रॉपर्टी को हम लोग याद रख लेंगे बस, और कुछ नहीं। ठीक है। पारा अणुचुंबकीय ठोस किसको बोलते हैं? चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर यह दुर्बल रूप से आकर्षित होता है, अणुचुंबकीय ठोस। पहला पॉइंट हम लोग लिखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर अणुचुंबकीय ठोस जो होता है वह दुर्बल रूप से आकर्षित होता है, दुर्बल रूप से आकर्षित होता है। अणुचुंबकीय ठोस जो होता है चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्या होता है? दुर्बल रूप से आकर्षित होता है, दुर्बल रूप से आकर्षित होता है। ठीक है। अगला पॉइंट क्या होगा हमारा? अगला पॉइंट होगा कि चुंबकीय क्षेत्र से बाहर निकालने पर, चुंबकीय क्षेत्र से बाहर निकालने पर, चुंबकीय क्षेत्र से बाहर निकालने पर चुंबकीय क्षेत्र से बाहर निकालने पर क्या होता है? यह चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय गुण को खो देता है, चुंबकीय गुण को खो देता है, खो देता है। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है आपका चुंबकीय गुण अस्थायी होता है इसका, इसका चुंबकीय गुण जो होता है, चुंबकीय गुण अस्थायी होता है, चुंबकीय गुण अस्थायी होता है। उसके बाद में है इसका, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। इसमें कौन से इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं? इसमें अयुग्मित, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं या उपस्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। इसका कुछ एग्जाम्पल भी हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर O2, उसके बाद में NO, उसके बाद में CO, उसके बाद में आपका Fe, उसके बाद में मैग्नीज Mn, VO, VO2, उसके बाद में CuO, उसके बाद में Cu प्लस प्लस। ठीक है। और उसके बाद में हो जाएगा आपका Ni+2। ये सभी आपके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं अणुचुंबकीय ठोस के। तो इस तरह से हमने अणुचुंबकीय ठोस के बारे में पढ़ लिया कि चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर दुर्बल रूप से आकर्षित होता है, चुंबकीय क्षेत्र से बाहर निकालने पर चुंबकीय गुण को खो देता है, चुंबकीय गुण इसका अस्थायी होता है और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसमें उपस्थित रहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देख लिए O2, NO, CO, Fe, Mn, VO2, CuO, Cu++, Ni+2, ये सभी हमारे एग्जाम्पल्स हैं। अब इसके बाद में हम लोग दूसरा नंबर हम लोग देखते हैं कि दूसरा नंबर टॉपिक क्या है। हमारा दूसरा नंबर टॉपिक है लौह चुंबकीय ठोस। लिखिएगा आप सब, दूसरा नंबर टॉपिक लौह चुंबकीय ठोस, इसको हम लोग बोलते हैं लौह चुंबकीय ठोस, लौह चुंबकीय ठोस, या इसी को हम बोलते हैं पैरामैग्नेटिक सॉलिड, पैरामैग्नेटिक सॉलिड्स। ठीक है। तो इसमें क्या होता है? लौह चुंबकीय ठोस में चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर प्रबल रूप से वह दुर्बल रूप से आकर्षित होता है या प्रबल रूप से आकर्षित होगा। मतलब पॉइंट क्या है कि चुंबकीय, चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर जो होता है यह प्रबल रूप से आकर्षित होता है, प्रबल रूप से आकर्षित होता है, प्रबल रूप से आकर्षित होता है। ठीक है। अगला पॉइंट क्या होगा कि चुंबकीय क्षेत्र से हटाने पर
यह अस्थायी चुंबक बन जाता है। चुंबकीय क्षेत्र से हटाने पर चुंबकीय क्षेत्र से हटाने पर क्या होता है, यह अस्थायी चुंबक बन जाता है। ठीक है, अस्थायी चुंबक बन जाता है, अस्थायी चुंबक बन जाता है। उसके बाद में क्या है कि इनके आयनों के खंड मिलकर डोमेन बनाते हैं। इनके आयनों के खंड मिलकर इनके आयनों के खंड मिलकर आयनों के खंड मिलकर मिलकर क्या बनाते हैं, डोमेन बनाते हैं, डोमेन बनाते हैं। मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे इस तरह से आपका है, ठीक है, यहाँ पे अलग कलर हम ले ले रहे हैं, ऐसे दिखा रहा है, ऐसे ऐसे दिखा रहा है, ठीक है, फिर कोई ऐसे 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 है, फिर उसके बाद में ऐसे इस तरह से और इस तरह से है, फिर यहाँ पे ऐसे दिखा रहा है। ठीक है, जब चुंबकीय क्षेत्र में इसको हम रखेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर रखने पर ये एक डायरेक्शन में आ जाएंगे, और वो डायरेक्शन जैसा जिधर चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन होगा उधर ही ये सभी डायरेक्शन की तरह काम करने लगेंगे। जैसे यहाँ पे ये वाला ऐसे ऐसे ऐसे, फिर उसके बाद में ऐसे ऐसे ऐसे, फिर उसके बाद में ऐसे ऐसे ऐसे, फिर उसके बाद में ऐसे ऐसे और ऐसे, ये इस तरह से काम करने लगेंगे। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है आपका FeCO निकेल, उसके बाद में CrO2, ये सभी हमारे इसके एग्जाम्पल हैं। अब उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट यानी कि तीसरा नंबर को हम लोग देख लेते हैं। तीसरा भी काफी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 5 हम लोग को पढ़ना है, 2 तो हम लोग पढ़ लिए, अब हम लोग तीसरा हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, देखिएगा तीसरा नंबर पे है आपका, इसको हम लोग बोलते हैं प्रतिचुंबकीय ठोस। क्या बोलते हैं, प्रतिचुंबकीय ठोस, प्रतिचुंबकीय ठोस। और प्रतिचुंबकीय ठोस का एक और नाम होता है डायमैग्नेटिक सॉलिड, डायमैग्नेटिक सॉलिड, डायमैग्नेटिक सॉलिड्स, डायमैग्नेटिक सॉलिड्स। जिसे देखिए इसमें क्या होता है कि चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होता है। प्रतिचुंबकीय ठोस को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होता है। लिखेंगे हम लोग, चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्या होता है कि यह दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होता है, दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होता है, दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित हो जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है कि सभी इलेक्ट्रॉन इसमें क्या होते हैं, युग्मित रूप में पाए जाते हैं। सभी इलेक्ट्रॉन इसमें युग्मित यानी कि पेयर के रूप में पाए जाते हैं, युग्मित रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में एग्जाम्पल अगर देखना चाहें तो एग्जाम्पल हो जाएगा हाइड्रोजन माइनस, लिथियम प्लस, Be+2, ठीक है, F माइनस, O माइनस माइनस, Zn प्लस, या हो जाएगा Ag+, ये सब एग्जाम्पल पूछ सकते हैं। V2O5 या H2O, ETC, ये सभी हमारे एग्जाम्पल्स है किसके, प्रतिचुंबकीय ठोस के यानी कि डायमैग्नेटिक सॉलिड्स के। नोट में आप लिख सकते हैं कि TiO2 शुद्ध अवस्था में जो होता है, TiO2 एक मटेरियल है जो कि शुद्ध अवस्था में प्रतिचुंबकीय होता है, प्रतिचुंबकीय होता है, क्योंकि ये पूछ सकता है एग्जाम में, इसलिए मैं इसका जिक्र कर रहा हूँ। प्रतिचुंबकीय होता है तथा तथा क्रिस्टल दोष आने पर, जब TiO2 में क्रिस्टल दोष आ जाता है तब, क्रिस्टल दोष आने पर या क्रिस्टल दोष होने पर, क्रिस्टल दोष होने पर निश्चित रूप से यह प्रतिचुंबकीय से क्या हो जाएगा, अनुचुंबकीय बन जाएगा, अनुचुंबकीय पदार्थ के रूप में चेंज हो जाएगा, अनुचुंबकीय हो जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने तीसरा नंबर देख लिया। अब इसके बाद में हम लोग 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर लगाइएगा। 4 नंबर में है आपका प्रतिलौह चुंबकीय ठोस, यानी कि प्रतिलौह
चुंबकीय ठोस, प्रतिलोह चुंबकीय ठोस, यानी कि इसी को हम लोग बोलेंगे एंटी फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक मैग्नेटिक सॉलिड्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रतिलोह चुंबकीय ठोस यानी कि एंटी फेरोमैग्नेटिक सॉलिड्स की संरचना कैसी होती है। तो इसकी संरचना जो होती है, इसकी संरचना तो लौह चुंबकीय ठोस के समान ही होती है, लौह चुंबकीय ठोस के समान ही होती है, लौह चुंबकीय ठोस के समान ही होती है। ठीक है, अगला पॉइंट में क्या है, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं। उसमें युग्मित था, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं। ठीक है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं। अगला पॉइंट है, इसमें डोमेन जो होता है वह डोमेन विपरीत दिशा में होता है। डोमेन जो होता है वह विपरीत दिशा में रहता है। विपरीत दिशा में कहने का मतलब यह है कि यदि मान लीजिए कि ये ऊपर की तरफ है, अप स्पिन है, तो निश्चित रूप से ये डाउन स्पिन होगा। ये अप स्पिन है तो निश्चित रूप से ये क्या होगा, डाउन स्पिन होगा। ये अप स्पिन है तो निश्चित रूप से क्या होगा, डाउन स्पिन होगा। और इसीलिए इसमें कुल चुंबकीय आघूर्ण जो होता है वह जीरो होता है। कुल चुंबकीय आघूर्ण जो होता है यहाँ पे कितना होता है, जीरो होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे कुछ लिखना चाहें तो MnO इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल हो जाएगा, CaO एग्जाम्पल हो जाएगा, इसके अलावा MnO2 एग्जाम्पल हो जाएगा, इसके अलावा CrO3 एग्जाम्पल हो जाएगा, इसके अलावा Fe2O3 एग्जाम्पल हो जाएगा, या FeO एग्जाम्पल हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। 4 नंबर हो गया कंप्लीट। इसके बाद में हम लोग 5वां नंबर यानी कि लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का 5वां नंबर टॉपिक है आपका, लिखिएगा आपको, फेरी चुंबकीय पदार्थ। फेरी चुंबकीय पदार्थ, एक एक पॉइंट को मैंने जिक्र किया है इस चैप्टर में, कुछ भी छोड़ा नहीं है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखिएगा, सारे के सारे क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। ठीक है, हालांकि मैं अलग से कराऊंगा भी फेरी मैग्नेटिक, बट कॉन्सेप्ट के तौर पर हमारा चैप्टर ये अंतिम पॉइंट है जिसे मुझे पढ़ाना था, मैग्नेटिक सॉलिड्स, जिसे मैंने कंप्लीट कर दिया पूरा लिखाकर। ये लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, फेरी मैग्नेटिक सॉलिड्स यानी कि फेरी चुंबकीय पदार्थ। इसे हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए, फेरी चुंबकीय पदार्थ का सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसकी संरचना कैसी होती है। तो लिखिएगा, इसकी संरचना जो होती है वह संरचना लौह चुंबकीय पदार्थों के समान ही होती है। लौह चुंबकीय पदार्थों के समान होती है, लौह चुंबकीय पदार्थों के समान ही इसकी संरचना होती है। ठीक है, उसके बाद में इसका जो डोमेन होता है वह डोमेन विपरीत बिंदु, विपरीत होता है लेकिन परंतु असमान होता है। विपरीत तो होता है लेकिन क्या होता है, असमान होता है। उसमें समान था बट इसमें क्या होता है, विपरीत होने के बावजूद भी असमान, विपरीत पर असमान होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हो सकता है, फिर उसके बाद में ऐसे होगा, फिर उसके बाद में ऐसे हो जाएगा, फिर उसके बाद में ऐसे हो सकता है, फिर उसके बाद में ऐसे हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि दो सीधा है, एक उल्टा है, तो एक समान तो नहीं हुआ, विपरीत है लेकिन असमान है। ठीक है, इसीलिए इसमें जो होता है कुल चुंबकीय आघूर्ण जो होता है, कुल चुंबकीय आघूर्ण जीरो के बराबर नहीं होता है। कुल चुंबकीय आघूर्ण जीरो के बराबर नहीं होता है। और चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्या होता है कि चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर दुर्बल दुर्बल रूप से आकर्षित हो जाता है, दुर्बल रूप से आकर्षित होता है, दुर्बल रूप से आकर्षित होता है, दुर्बल रूप से आकर्षित हो जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखना चाहें तो हो जाएगा Fe2O3 या आपका Fe2O4 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा चीज और भी कुछ कुछ टॉपिक है, कुछ कुछ पॉइंट है, उसे हम लोग लिख सकते हैं कि जैसे ही हम लोग गर्म करते हैं तो गर्म करने पर जो होता है, गर्म करने पर
कि अनुचुंबकीय पदार्थ में यह बदल बदल जाता है। अनुचुंबकीय अनुचुंबकीय पदार्थ में बदल जाता है। अनुचुंबकीय पदार्थ में बदल जाता है। अनुचुंबकीय पदार्थ में बदल जाता है। ठीक है, नोट में लिखिएगा आप सब कि चुंबकत्व पर ताप का प्रभाव क्या पड़ता है। चुंबकत्व पर ताप का प्रभाव, चुंबकत्व पर ताप का प्रभाव क्या क्या पड़ता है, इसे हम लोग देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहला चीज, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं, उसके बाद में लिख लेते हैं कि मान लीजिए कि लौह चुंबकीय पदार्थ है। ठीक है, लौह चुंबकीय पदार्थ है, लौह चुंबकीय पदार्थ, या इसके अलावा मान लीजिए कि फेरी चुंबकीय पदार्थ है, फेरी चुंबकीय पदार्थ है, या मान लीजिए प्रति लौह चुंबकीय पदार्थ है, या प्रति लौह चुंबकीय पदार्थ है। ठीक है, तो इन सभी पदार्थों को यदि हम उच्च ताप पर गर्म करते हैं, उच्च ताप पर गर्म करते हैं, तो ये सभी मिलकर बन जाते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ। अनुचुंबकीय पदार्थ में परिणत हो जाते हैं, या अनुचुंबकीय ठोस के रूप में परिणत हो जाते हैं। अनुचुंबकीय ठोस के रूप में परिणत हो जाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ताप बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन का चक्रण अव्यवस्थित हो जाता है। क्योंकि ताप बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन का चक्रण जो होता है, इलेक्ट्रॉन का चक्रण अव्यवस्थित हो जाता है। अव्यवस्थित हो जाता है, अव्यवस्थित हो जाता है। ये हमारा कंप्लीट हुआ, पूरा कंप्लीट चैप्टर हुआ, यानी कि इसके बाद में अब हमें कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, इसमें जितने भी टॉपिक थे वो सारे टॉपिक को मैंने कंप्लीट कर दिया। आपका सिर्फ काम इतना ही है कि जल्द से जल्द करके आप अपना पूरा कंप्लीट फेयर कर लीजिए, और जितना 39, ये 39वां वीडियो होगा, जितना 39 वीडियो बना हुआ है सारे को आप 1 से 2 बार, 2 बार, 3 बार रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, जिससे आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं हो समझने में या किसी भी चीज को करने में। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। टोटल 39 वीडियो बना पहला चैप्टर में। आप अपने दोस्तों के साथ भी बता सकते हैं, जिनको जरूरत है उनको जरूर बताइए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।